बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिलैक्सेशन मेथड, और रिलैक्सेशन मेथड का हम पार्ट 2 डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन इस प्रॉब्लम को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और इसके अलावा रिलैक्सेशन मेथड की जो पार्ट 1 वाली वीडियो है, पहले उसको केयरफुली आप देखें। जब वो आप कंप्लीट कर लें देन आप पार्ट 2 पर आएँ। ठीक है जी, तो हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय रिलैक्सेशन मेथड। ये आपके पास एक सिस्टम है, सिस्टम को रिलैक्सेशन मेथड से आपने सॉल्व करना है। तो ऑफ कोर्स चूँकि मैं सारी डिटेल्स आपको पार्ट 1 में बता चुका हूँ, तो हम परफॉर्म करते हैं इसको। लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच रखते हैं। पार्ट 1 में हमने डेसिमल्स को इंक्लूड किया था, यानी उसके कोफिशेंट जो थे वो x1 और x और y और z वाले जो कोफिशेंट हैं उनको -1 बनाकर हमने रिलैक्स किया ताकि सिंप्लीफिकेशन हमारे लिए ईजी हो। लेकिन यहाँ पर हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, राइट। यहाँ पर हम ये कर रहे हैं कि जो हमारे पास रेजिड्यू r1 है, ये तमाम के तमाम वैल्यूज़ को हम यहाँ पर शिफ्ट कर देते हैं। तो आप इस इक्वेशंस को ऐसे लिख रहे हैं 50 माइनस 9x प्लस 2y माइनस c। अब आपके अपना ऑप्शन है, अगर आप चाहते हैं कि इस -50 को यहाँ, ये सिर्फ और सिर्फ हम अपनी सिंप्लीफिकेशन के लिए कर रहे हैं। इसी तरीके से क्योंकि हम हमारी कोशिश ये है कि जो हमारा पहला जो x है, फर्स्ट का x, सेकंड का y और थर्ड का z, ये नेगेटिव हो जाए। तो अगर मैं इन सब को यहाँ शिफ्ट कर दूंगा तो ये ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाएंगे। तो इससे सिंप्लीफिकेशन हमारे लिए थोड़ी ईजी हो जाती है। R2, और अगर आप ऐसा नहीं भी करते हैं तो भी कोई फिक्र की बात नहीं है, काम इससे भी आसान हो जाएगा। 18 माइनस x माइनस 5y एन प्लस 3z। और इसी तरीके से रेजिड्यू R3 का मतलब हो जाएगा कि 19 प्लस 2x माइनस 2y एन माइनस 7z। ठीक है जी, तो ये हमारे पास। अच्छा जी, मैं इसको ऑलरेडी चेक कर चुका हूँ कि ये इक्वेशन जो है वो डायगोनली डोमिनेंट है। तो डायगोनली डोमिनेंट आपने खुद चेक करना है। डायगोनली डोमिनेंट, ठीक है जी। तो ये इक्वेशन डायगोनली डोमिनेंट है, बट आप इसको चेक कीजिएगा। दो टेबल बनते हैं बेसिकली। जो फर्स्ट रूल है वो प्रोसीजर टेबल होता है, या हम इसे ऑपरेशन टेबल भी कहते हैं। तो पहला काम तो ये करते हैं कि हम अपना जल्दी से ऑपरेशन टेबल को सेटअप करते हैं। उस ऑपरेशन टेबल के अंदर आपको पता है कि जैसे कि सिर्फ और सिर्फ कोफिशेंट इन्वॉल्व होते हैं। अब यहाँ पर मैं जो है वो कुछ नहीं कर रहा हूँ, कोफिशेंट को जैसे हैं वैसे ही लिख रहा हूँ। तो ये मेरे पास आ गया है, राइट। तो यहाँ पर आप जो है वो अपने कोफिशेंट्स को लिख लें कि इक्वेशन नंबर आप यहाँ पर लिखिए। यहाँ पर वेरिएबल लिखिए x1, यहाँ लिख लीजिए x2, यहाँ लिख लीजिए x3। तो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, इसके जो कोफिशेंट्स हैं वो बन जाएंगे आपके पास -9, देन 2, -1, -1, -5, 3, दिस इज़ 2, -2 एंड -7। ठीक है जी, तो ये है आपके पास। आप चाहें तो इसको इस तरह लाइन लगाकर ज़रा सेपरेट कर सकते हैं, ज़रा अच्छा लगेगा आपको ये। तो ये आपने बना लिया अपने कोफिशेंट, यानी ऑपरेशनल टेबल इसे हम कहते हैं। तो ये आपने ऑपरेशन टेबल का सेटअप कर लिया। अब जो है वो जी, तो ये एक्चुअली जूम ऑन हो गया है। हाँ, यहाँ पर जो है वो जूम का ऑप्शन जो है वो शायद ऑन हो गया है कोई। तो खैर, तो अच्छा है कि मैं आपको ज़रा जूम करके भी दिखा सकता हूँ। तो ये आपके पास एक बन गया है, राइट। अब आपने करना क्या है कि अपना जो है वो रिलैक्सेशन टेबल को फॉर्म करना है। ठीक है, तो जो रिलैक्सेशन टेबल बनाते हैं अपना, तो रिलैक्सेशन टेबल आपका इस तरह बनेगा कि आप जो है पहले तो एक टेबल फॉर्म कर लें। ये सिंगल ही टेबल है, चूँकि ये मेरे पास आपको 2 डिफरेंट स्क्रीन्स में दिख रहा होगा, क्योंकि वो यहाँ पर जो पेज है वो बेसिकली पेज एंड हो चुका है, तो इसलिए बल्कि चले हम यूँ करते हैं कि नेक्स्ट पेज पे ही काम करते हैं इसको। ज़रा रिलैक्सेशन टेबल एक ही अटैम्प्ट में हमारे पास बन जाएगा जी। तो एक बड़ा सा रिलैक्सेशन टेबल हम यहाँ पर बना लेते हैं। ये आपका सपोज कीजिए कि एक बहुत बड़ा सा रिलैक्सेशन टेबल बन गया। ठीक है जी, इनकी लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर जस्ट 3 लाइंस ड्रॉ होंगी, 3 कॉलम्स बनेंगे। दिस इज़ 1, 2 एंड 3।
इसमें ज़्यादा मुझे मुझे मैं इस वैसे इसको ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, ये थोड़ा सा ज़्यादा आसान है उससे। जी, तो यहाँ पर आपने ये करना ये है कि पहले स्टेप में आपने एक्स वाई ज़ी जो आपकी इनिशियल वैल्यूज थी उनको आपने ज़ीरो पुट कर दिया। तो आपका जो फर्स्ट रेजिड्यू है, जो आपका सेकंड रेजिड्यू है और जो आपका थर्ड रेजिड्यू बनकर आता है वो आपने लिखना होगा। तो आप अपनी इक्वेशन पर चलें कि अगर इक्वेशन के अंदर आप जो है वो एक्स वाई ज़ी को ज़ीरो पुट कर देते हैं तो 50, 18 और 19 आपके रिजल्ट्स निकल कर आएंगे। तो यहाँ पर आपने जो है वो अपने रिज़ल्ट को लिख लिया है। तो पहला रिज़ल्ट आपके पास होगा 50, सेकंड रिज़ल्ट होगा आपके पास 18, थर्ड रिज़ल्ट होगा आपके पास 19, राइट। अब इसमें से बड़ा रेजिड्यू कौन सा है? ऑफ कोर्स इसमें से बिगेस्ट रेजिड्यू है वो है 50। तो अब आपने R1 में एक ऐसी वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है, यानी ये R1 है ना, ये इसे। अब इस -9 के साथ आपने एक ऐसी वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है जिससे उसके रेजिड्यू को मिनिमाइज़ किया जा सके। तो ऑफ कोर्स वो वैल्यू कौन सी होगी कि अगर हम जो x1 है अगर हम उसको 5 से मल्टीप्लाई करें तो 5 9 45 हो जाता है। तो उससे आप उसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर प्रॉब्लम के अंदर x1 की वैल्यू जो है वो 5 रखूँगा तो ये बन जाएगा आपके पास बेसिकली -45। ये इंटरमीडिएट स्टेप्स को दिखाना ज़रूरी भी नहीं है। यहाँ पर आ जाएगा -5 और यहाँ पर आ जाएगा +10। क्या ये बात समझ गए आप? ये कैसे लिखा है? यानी x1 को अगर आपने ये इसको आपने जब मल्टीप्लाई किया 4 के साथ तो सॉरी 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 45 हो गया। इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये 5 आ गया। इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो 10 आ गया। तो अब आपने ये जो है वो यहाँ पर माइनस का 5 और प्लस का 10 आपने यहाँ पर प्लेस कर दिया। तो अब आपके पास जो x1 की वैल्यू बनकर आई है वो वैल्यू सिंप्लीफाई होने के बाद 5, दिस इज़ 13, दिस इज़ 29, ये बन गई है। फिर आपके पास 29 बिगेस्ट वैल्यू है, तो 29 है तो आपने थर्ड इक्वेशन ली, चूज़ करी। थर्ड इक्वेशन से x3 देख लिया। अब यहाँ पर 4 से किसको मल्टीप्लाई करूँ? ऑफ कोर्स x3 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये 28 हो जाएगा। तो 28 से इसको रेजिड्यू को मिनिमाइज़ किया जा सकता है, ठीक है जी। अब बार बार मैं स्क्रीन को स्क्रॉल नहीं कर रहा हूँ, आपके साथ यहीं पर डील कर रहा हूँ। तो अगर हम x3 को 4 रखते हैं तो ये आपके पास बन जाएगा -4, यहाँ पर आंसर आ जाएगा +12 और यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपके पास -28। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आंसर 0 के इक्वल होगा, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 25 के इक्वल होगा, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आंसर 1 के इक्वल होगा। फिर थर्ड आइटरेशन आपने परफॉर्म की जब आपने x2 की वैल्यू जो है वो 5 रखी, क्योंकि आपके पास R2 बहुत बड़ी वैल्यू है। तो 5 रखने से क्या हुआ आपके पास ये जो रिज़ल्ट है, ये जो रिज़ल्ट है आपके पास +10 बन जाएगा, ये रिज़ल्ट -25 हो जाएगा और ये रिज़ल्ट आपके पास -10 होगा। और जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 11, यहाँ पर रिज़ल्ट 0 आ जाएगा और यहाँ पर रिज़ल्ट एक्चुअली -9 हो जाएगा, राइट। फिर थर्ड आपके पास जो है 11 बड़ी वैल्यू है, 11 को सिंप्लीफाई करना है। तो अब आप कैसे करेंगे 11 के लिए सिंप्लीफाई? तो उसमें आपने x1 को यूज़ करना है। अगर आपने x1 की वैल्यू 1 रखी तो यहाँ पर आंसर -9 जनरेट होगा, यहाँ पर आंसर -1 जनरेट होगा, यहाँ पर आंसर +2 जनरेट होगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आंसर 2 हो जाएगा, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आंसर -1 हो जाएगा, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आंसर -7 हो जाएगा आपके पास, राइट। इसी तरीके से नेक्स्ट आपने x3 को रेजिड्यू को मिनिमाइज़ किया। जब आप x3 को मिनिमाइज़ करेंगे तो जी जनाब, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर x3 है तो ये एक्चुअली आपके पास +7 बन रहा है और यहाँ पर -3 हो जाएगा और यहाँ पर 1 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आपके पास दिस इज़ 3, ये आंसर -4 और ये आंसर आ जाएगा आपके पास 0। तो नोट कर रहे हैं आपका रेजिड्यू जो है वो मिनिमाइज़ हो जाएंगे। यानी साइड वाली वैल्यूज़ को लिखना ज़रूरी नहीं है, आप चाहें तो अपनी सिंप्लीफिकेशन के लिए भी लिख सकते हैं, लेकिन अभी आपको यहाँ समझाने के लिए मैंने ये इसको एक्सप्लेन कर दिया है, राइट। तो ये प्रोसेस जो है वो आपका चलता रहेगा, मैं इसको इससे ज़्यादा कंप्लीट नहीं करूँगा क्योंकि ये थोड़ा सा काम आपके लिए है। बस फिर एंड में क्या करना होगा, आपने यहाँ से जो सारे x1 वाली वैल्यूज़ हैं इनको सम करना होगा, जितनी x2 वाली वैल्यूज़ हैं इनको सम करना होगा, जितनी x3 वाली वैल्यूज़ हैं इनको सम करना होगा। तो जब मैंने सारे x1s का सम लिया तो आंसर बन गया 6.13। जब तमाम x2 को मैंने ऐड किया तो आंसर बना 4.31 और जब तमाम x3 को मैंने ऐड किया तो आंसर बना 3.23, राइट। तो ये है मेरे पास ऑलमोस्ट ये आंसर आपके पास जो है फाइनल आंसर है और यही हमारा जो है वो रिक्वायर्ड सोल्यूशन होगा, ठीक है जी। तो इस तरीक़े से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं रिलैक्सेशन मेथड में। तो ये आपका है बेसिकली रिक्वायर्ड सोल्यूशन। तो इसमें ये है कि अगर एक भी रेजिड्यू आपके पास 0 हो जाए तो बाकी तमाम आंसर्स को भी सम करके लिखा जा सकता है।
ठीक है जी। तो अगर आप 1 वाली अप्रोच रखते हैं तो उसमें एंड में सब ज़ीरो हो जाएंगे, और यहाँ 1 वाली अगर अप्रोच नहीं रखते हैं तो ये अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो हो रहे होंगे रेजिड्यू। तो अगर एक भी रेजिड्यू ज़ीरो हो जाए तो वहाँ पर अपने प्रॉब्लम को स्टॉप कर अपने आंसर को अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं। मतलब 6.13 जब आप आगे काम करेंगे तो ये 6.13 के साथ डेसिमल डिजिट जो हैं और बढ़ जाएंगे। तो आप इसको, हो सकता है कि ये 6.13 है तो उसको आप 6 ले लें, फॉर एग्जांपल ये 4.3 है तो उसको 4 ले लें, और ये 3.2 है तो उसको 3 ले लें, तो 643 बेसिकली इसका जो है वो फाइनल रिजल्ट हो सकता है। उम्मीद है कि आपको ये सेकंड प्रॉब्लम भी समझ आ गई होगी, जिसमें हमने रेजिड्यू मेथड को एक और अप्रोच के साथ डिस्कस किया, जिसके अंदर किसी डेसिमल कोई फ्रैक्शन बनाने की हमें कोई खास ज़रूरत नहीं पड़ी। तो उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।